हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलएन ऑनलाइन प्रोग्राम। बच्चों, क्या आप बिटसेट 2025 में 300 प्लस मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे स्ट्रेटजी शेयर करेंगे जिससे आप बिल्कुल 300 प्लस मार्क्स को टारगेट कर सकते हैं और उन सारे पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं नवीन कुमार और हमारे साथ रौनकमाला सर जुड़े हुए हैं, तो हम दोनों मिलकर के आपसे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेहतरीन पॉइंट्स आपसे डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए एक एक करके उन सारे पॉइंट्स को हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो रौनक सर, बिटसेट एग्जाम में आपको भी पता है बहुत कम टाइम बच रहे हैं। कितने टाइम बच रहे हैं सर? बिल्कुल सर। जेई सर, जो अपने पास बिटसेट का जो एग्जाम है उसमें अप्रोक्स अपने पास 1 मंथ बचा हुआ है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि बच्चों को अपन को यहाँ पर काफी स्वीट एंड शॉर्ट सी स्ट्रेटजी बतानी है ताकि बच्चे इजीली 300 प्लस स्कोर अचीव कर पाए। तो सर ऐसा करते हैं, एक एक करके हम लोग सारे पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो बच्चों, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इस टाइम पे आपको ध्यान रखना है वो क्या है, ध्यान से देखिएगा कि कंप्लीट एग्जॉस्टिव स्टडी along with English and logical reasoning। सर अभी बच्चे जेईई मेंस का पेपर दे करके जस्ट फ्री हुए हैं, बिटसेट को ही टारगेट कर रहे होंगे। तो जेईई मेंस के सिलेबस और बिटसेट के सिलेबस में क्या डिफरेंस लग रहा है सर आपको? सर अगर अपन बात करें कि जेईई मेंस की और जो बिटसेट का सिलेबस है अप्रोक्स सिमिलर है, बस ये एक्स्ट्रा अपने पास इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग डिफरेंट है बस। और अगर अपन बात करते हैं यहाँ से कि जो जेईई मेंस का एग्जाम होता है उसमें अपने पास 75 क्वेश्चन है और यहाँ पर 130 क्वेश्चन होने वाले हैं। और एक चीज और है सर कि दोनों एग्जाम्स के टाइम सेम ही है, मतलब 3 आवर्स का जेईई मेंस भी होता है और 3 आवर्स का बिटसेट के पेपर भी होते हैं। तो बच्चों, आप एक बात यहां पे ध्यान रखना कि आपको सिलेबस पूरी तरीके से कवर करना है। भले ही आप मान लो ऊपर सरफेस लेवल पे भी कवर कर रहे हो या जितने भी फॉर्मूले आप देखते हो, बेसिक फॉर्मूले आपको ध्यान होने चाहिए हर चैप्टर्स के, ठीक है। स्किप कुछ भी नहीं करना है। जैसे जेईई मेंस में आप कुछ पार्ट स्किप कर देते हैं, बिटसेट के लिए आपको कुछ भी स्किप नहीं करना है। क्यों रौनक सर, सही बताया मैंने? बिल्कुल ठीक है। तो ये सिलेबस है सर। इसके बारे में आपको क्या लगता है सर, फिजिक्स के अंदर कितने क्वेश्चंस आते हैं? 30 क्वेश्चंस रहते हैं। केमिस्ट्री में भी कितने क्वेश्चंस आते हैं? 30 आते हैं सर। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी और लॉजिकल रीजनिंग, ये जो दो पार्ट है सर, ये दोनों ही जेईई मेंस के अंदर नहीं आते। और देख रहे हो सर आप, अच्छा खासा अमाउंट है, 10 अच्छा, 20, 10, जिसमें इंग्लिश में 10 क्वेश्चंस रहते हैं और लॉजिकल रीजनिंग के अंदर 20 क्वेश्चंस रहते हैं। आपको क्या लगता है सर, इस पार्ट में कौन से बच्चे को एडवांटेज मिलेगा? जो कन्वेंट स्कूल में पढ़े होते हैं उनको काफी ज्यादा इसमें एडवांटेज मिल जाता है ना। और मैथमेटिक्स या बायोलॉजी, इनमें से आपको 40 क्वेश्चंस दिखेंगे। तो आप देख सकते हैं टोटल 130 क्वेश्चंस रहते हैं। बिल्कुल सर। सर यहाँ पे कुछ एक बोनस क्वेश्चंस के भी कुछ प्रक्रिया है सर। यहाँ पर बिटसेट का ये रूल होता है कि अगर किसी भी स्टूडेंट ने 130 क्वेश्चन विदाउट एनी क्वेश्चन स्किप, यानी कि अगर उसने कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं किया है और उसने 3 आवर्स से पहले ही 130 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए तो उसको कुछ एक्स्ट्रा बोनस क्वेश्चन में मिलते हैं। तो बच्चों, आपको इस क्वेश्चंस का मेरे अकॉर्डिंग अगर प्रिपरेशन बहुत अच्छा है तो बिल्कुल बेनिफिट लेना चाहिए, क्योंकि ये एक्स्ट्रा एज कहीं ना कहीं आपको देगा। बट सर अगर अपन बात करें इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल हो जाएगा टाइम मैनेजमेंट का, तो बच्चों को एक बार अपन इन सब के बारे में अच्छे से बताएंगे किस तरह से उनको अच्छे से टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए। ठीक है। तो बच्चों, सबसे पहला पॉइंट जो हम लोगों ने भी डिस्कस किया कि आपके सिलेबस का कवरेज पूरा होना चाहिए। आपको बिल्कुल एक भी चैप्टर्स ऐसे नहीं होने चाहिए जिसको आप स्किप करके पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए जाइए। बिल्कुल सर। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सेकंड। तो रौनक सर, ये चाहता हूं कि मैं आप बताइए कि सिलेबस कवरेज के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो होता है आपका कौन सा? प्रैक्टिस का। तो इसके बारे में कुछ बताइए सर। सर अगर अपन बात करें प्रॉब्लम प्रैक्टिस की तो बेसिकली बच्चों को अपन यहाँ से अपन 3 कैटेगरीज में अपने डिवाइड किया कि जब स्टूडेंट प्रैक्टिस करता है, सबसे पहले प्रैक्टिस कर रहा है वो, तो उसको क्या करना है, कोई भी लिमिट लाइक बाउंडेशन नहीं होना चाहिए, आराम से वो क्वेश्चन को सोल्व करना चाहिए कि वो कितने टाइम में क्वेश्चन को अचीव करना चाहिए। तो सबसे पहला तो हो गया कि क्वेश्चन को प्रॉपरली सोल्व करना चाहिए और यहाँ पर जब भी क्वेश्चन सोल्व करे उसको कैलकुलेशन का ध्यान रखना चाहिए। कैलकुलेशन एकदम क्लीन एंड नीट होनी चाहिए। क्लीन होगा तभी वो अच्छे से कैलकुलेशन कर पाएगा। बच्चे क्या करते हैं कि जल्दी जल्दी के चक्कर में कैलकुलेशन काफी रफ टाइम करते हैं, रफ से करते हैं, फिर उसको दोबारा चेक करने में उतना टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो यानी कि एक ही बार में अच्छे से कैलकुलेशन करनी चाहिए उसको। रौनक सर, यहाँ पे मैं एक बात और बोलूंगा कि बच्चे जब क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो आप ये आदत डालें, क्योंकि ये मैंने भी देखा है सर, आपने बहुत अच्छी एक पॉइंट्स रखी है यहाँ पे कि जब भी आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो पूरे नीट एंड क्लीन तरीके से करें। ऐसा नहीं निकलेगा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जैसे तैसे सॉल्व कर दिया, पता चला बाद में वापस से उस क्वेश्चन पे आ रहे तो आप रीड नहीं कर पा रहे हो। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने बताया जो हर बच्चों को ध्यान रखना चाहिए। सर आगे बताइए कि आपको सेकंड राउंड की प्रैक्टिस बच्चों को कैसे करनी चाहिए? बच्चे ने एक बार प्रैक्टिस कर लिया सारे क्वेश्चन अच्छे से, फिर जो सेकंड राउंड है वो है कि उसको एकदम टाइम लिमिट सेट करनी चाहिए।
सेम टॉपिक सेम ही रहेगा, लेकिन उसको टाइम लिमिट से लाइक कुछ रखना चाहिए कि मेरे को इस पर्टिकुलर टाइम में इन क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। तो इससे उसकी बेसिकली जैसे कि अभी अपन ने बताया कि बच्चों को कुछ एक्स्ट्रा बोनस क्वेश्चन भी मिलने वाले हैं, तो टाइम मैनेजमेंट का सर यहाँ पर काफी रोल होने वाला है। काफी रोल होने वाला, बिल्कुल सही कहा सर आपने। तो और अगर अपन बात करें उसके बाद क्या करें, फिर उसको टॉपिक मिक्स करने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर अपन केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं, उसने केमिकल बॉन्डिंग सोल्व किया, देन सेकंड टाइम में केमिकल बॉन्डिंग सोल्व किया, अब थर्ड टाइम पे वो केमिकल बॉन्डिंग या फिजिकल केमिस्ट्री का कोई टॉपिक, मोल कॉन्सेप्ट, ऑर्गेनिक मिक्स करके सोल्व करना चाहिए सर, ताकि उसकी, बिकॉज एग्जाम में तो सर एक साथ तीनों ही टॉपिक से क्वेश्चन आने वाले हैं, मतलब तीनों ही स्ट्रीम से क्वेश्चन आने वाले हैं, फिजिकल, इनऑर्गेनिक या फिर ऑर्गेनिक। बिल्कुल। तो बेटा कहीं ना कहीं सर का ये कहना है कि आप जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो टाइम बॉन्ड मैनर में आपको करना चाहिए, सो दैट कि एग्जाम जिस भी पैटर्न, जैसे 3 आवर्स का होता है तो आप 3 आवर्स में कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, और जब आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं तो आप चैप्टर्स को मिक्स करके भी क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहिए, सो दैट कि आप एग्जाम में तो ऐसा होता है ना सर कि आपने पहला क्वेश्चन पता चला बायोमोलिक्यूल्स के आ गए और दूसरा क्वेश्चन केमिकल बॉन्डिंग के आ गए, तो जब तक आप मिक्स टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आपको कहीं ना कहीं दिक्कत आ सकता है। तो रौनक सर ने बहुत बढ़िया बात यहाँ पे कही है, तो बेटा आई होप आप इन 2 पॉइंट्स का ध्यान रखेंगे। पहला पॉइंट था कंप्लीट सिलेबस, सेकंड पॉइंट था कि आपको प्रैक्टिस प्रॉपर करना है। अब एक चीज और है सर यहाँ पे कि एनालिसिस आफ्टर ईच प्रैक्टिस विथ इंप्रूवमेंट प्लान। सर ऐसा भी होना है, बच्चे जब प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो बहुत सारी गलतियां भी करते हैं, तो अगले दिन की प्रैक्टिस आपको नहीं लगता है कि जो भी गलतियां उन्होंने किया उस गलतियों से निकल करके आगे के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें। मैं तो ये बोलता हूँ कि जब बच्चे जब भी लाइक प्रैक्टिस करते हैं तो जो भी उनसे क्वेश्चंस में जो गलतियां करते हैं उनको नोट करनी चाहिए सर एक जगह। बिल्कुल बिल्कुल, और अगले टाइम जब वो प्रैक्टिस करे तो उन गलतियों को एक बार रिकॉल कर ले कि दोबारा ये गलती हमसे रिपीट ना हो। ठीक है, तो नवीन सर अगर अपन बात करते हैं बच्चों को कुछ बुक्स के बारे में बताइए। बिल्कुल बिल्कुल। तो बेटा एक चीज ध्यान रखना, ठीक है, कि जो बिटसेट के अंदर या जेईई मेंस का जो पेपर होता है या फिर नीट का पेपर होता है, इनके लिए एनसीईआरटी बुक सर आपको नहीं लगता ब्रह्मास्त्र है? बिल्कुल है ना। तो इस टाइम पे बच्चों आपको जिस बुक के ऊपर पूरी तरीके से फोकस रहना है वो है आपकी एनसीईआरटी बुक। आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर एनसीईआरटी बुक को कैसे पढ़े, ठीक है, तो सर आपको नहीं लगता है कि बच्चे अगर हाइलाइटर को यूज करेंगे तो काफी ज्यादा बेनिफिट उसको होने वाला है? सर बेनिफिट तो होता ही सर, और सबसे इंपॉर्टेंट बात उसको जब रिवीजन वो करता है ना तो उस टाइम उसका काफी टाइम बच जाता है, वहां बच जाता है। तो सर मेरा ऐसा मानना है, जब मैं बेसिकली जब जेईई की तैयारी कर रहा था तो उस टाइम ऐसे ही कर रहा था मैं कि लाइक जैसे पिंक जो कलर है ना, कुछ फैक्ट बेस्ड अगर कोई थ्योरी दिख गया तो उसको मैंने पिंक कलर से हाईलाइट कर दिया, कोई फॉर्मूले अगर दिख गए तो उसको मैंने येलो कलर से कर दिया, कॉन्सेप्ट्स दिख गए तो ग्रीन। ऐसा रौनक सर ने भी किया, उन्होंने भी मेरे से अपनी स्ट्रेटजी शेयर कर रहे थे, वो भी बता रहे थे कि वो भी क्या कर रहे थे कि ऐसे ऐसे हाईलाइटर को यूज करते हैं। सर आपको नहीं लगता है कि बच्चों को जब एक टाइम पे फॉर्मूला अगर देखना रहेगा तो वो डायरेक्टली येलो येलो देख लेंगे? बिल्कुल सर। और अगर कॉन्सेप्ट देखना होगा तो ग्रीन ग्रीन कलर चले जाएंगे। सर आपको क्या लगता है कि बच्चों को जो पीवाईक्यूज इस टाइम पे सॉल्व करना चाहिए वो किन किन एग्जाम्स के पीवाईक्यू को सॉल्व करना चाहिए? तो सर अपन बात करते हैं जो अपने पास बिटसेट का एग्जाम होता है अप्रोक्स जेईई मेंस के लेवल के आसपास का होता है सर। ठीक है, तो जेईई मेंस का क्वेश्चन कर सकता है वो पीवाईक्यू, बिल्कुल। नीट के पीवाईक्यू भी सर वो कर सकता है, बिल्कुल। और साथ में बिटसेट के पीवाईक्यू तो उसको करना ही चाहिए। बिल्कुल। तो बेटा सर ने बहुत अच्छी बात करी कि आपको इस टाइम पे फोकस्ड करना चाहिए बिटसेट के पीवाईक्यू के ऊपर, जेईई मेंस के पीवाईक्यू के ऊपर, एंड साथ में नीट के पीवाईक्यू। आप इनके क्वेश्चंस को बार बार सॉल्व कर सकते हैं, और जैसा कि सर ने आपको पहले बताया था कि टाइम बाउंड मैनर में सॉल्व करना चाहिए सर। तो जो पीवाईक्यू बच्चों को मार्केट से लेना चाहिए या उनके पास जो अवेलेबल हो किस तरीके का अवेलेबल होना चाहिए? मेरे अकॉर्डिंग भी तो मुझे ऐसा लगता है कि टॉपिक वाइज क्वेश्चंस होना ज्यादा बेहतरीन है। बच्चा अगर सॉल्व कर सके तो उससे आइडिया लग जाता है कि कोई वीक एरिया तो उससे उस क्वेश्चंस को सॉल्व कर ले, स्ट्रांग बना सकते हैं। सबसे पहले तो यहीं से स्टार्ट करना चाहिए, टॉपिक वाइज करें। बिल्कुल। उसके बाद सर चैप्टर वाइज, बिल्कुल। फिर बट मार्केट में ऐसा रहना चाहिए सर, ओल्ड वाले ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए, है ना। लेटेस्ट 5 इयर्स के करें तो वो ज्यादा बेनिफिशियल होंगे, क्योंकि उसको पता चल जाता है कि ट्रेंड में कौन से चैप्टर्स चल रहे हैं, उससे क्वेश्चंस आने के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं। और आप उस बुक को फॉलो करो बेटा जिसके डिटेल्ड सॉल्यूशन होता है। डिटेल्ड सॉल्यूशन से ये फायदा हो जाता है सर कि बच्चा किसी क्वेश्चंस में गलती कर दिया तो उस टाइम टीचर्स अवेलेबल नहीं है, तो आप सॉल्यूशन प्रॉपर तरीके से देख लो वहां पे, है ना। तो हम चाहते हैं बेटा कि ये जो है स्लाइड्स वो आपको सर थोड़ा सा गाइड करेंगे, और ऐसा आपको आइडिया लग ही गया होगा कि बुक्स आपको एनसीईआरटी फॉलो करना है, और साथ में जेईई मेंस के पीवाईक्यू, उसके बाद आपको बिटसेट के पीवाईक्यू, नीट के पीवाईक्यूज। बट यहाँ पे सर आपको बताएंगे कि क्यों इरेलेवेंट बुक फॉलो नहीं करना चाहिए, जो अननेसेसरी बुक है सर इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होता है। सर अपन जानते देखो अभी ना, एक तो बच्चों के पास काफी टाइम बचा हुआ है, और अपन जैसे कि आपने बताया अभी
कि जो अपने पास अगर अपन बात करते हैं एनसीईआरटी ब्रह्मास्त्र बच्चों के लिए इस एग्जाम के लिए, बिल्कुल। तो अगर कोई दूसरी बुक पढ़ने की बजाय अगर एनसीईआरटी पढ़ेंगे, जो इनके खुद के नोट्स होंगे उन पर ज्यादा फोकस करेंगे, बार बार रिवीजन करेंगे, तो उससे ज्यादा बच्चों को बेनिफिट होगा। इररिलेवेंट बुक से इस टाइम पर तो बच्चों का सिर्फ नुकसान ही होगा। और वहां कहीं ना कहीं अभी टाइम बहुत कम हाँ। भी एक तरीके से आप बोलोगे कि सर की लाइक 1 मंथ बच रहे हैं, अगर ऐसे देखो तो ठीक ठाक टाइम बच रहा है ना, क्योंकि आपको पता है 2 सेशन में पेपर होते हैं, तो ठीक ठाक टाइम बच रहा है। तो इस टाइम में बच्चों को टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, इररिलेवेंट चीजों पे नहीं जाना चाहिए, है ना, क्योंकि वहां अगर वो टाइम को प्रैक्टिस करने में, फॉर्मूला रिवीजन करने में ध्यान दे तो काफी हेल्प मिलेगा उनको। और यहाँ पर काफी अच्छा पॉइंट है कि जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है उन्हीं को बस मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस करना चाहिए, है ना, सो दैट कि अगर आप मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करोगे तो कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में बैठ जाते हैं। बिल्कुल सर, ठीक है। तो अगर अपन बात करते हैं कि वो टाइम का सर नवीन सर यहाँ पर किस तरह से बच्चे अच्छे से यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, तो देखो सिंपल प्रोसेस होना चाहिए। सबसे पहले बच्चे को किसी पर्टिकुलर टॉपिक को अच्छे से स्टडी करनी चाहिए, उसको अच्छे से मेमोराइज करना चाहिए। उसके बाद उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के बारे आ जाती है। ठीक है, तो उसने पढ़ाई की, उसके बाद प्रैक्टिस की क्वेश्चंस की अच्छे से, उसके बाद रिवाइज किया। तो ये तीनों आपस में कनेक्टेड है। इन तीनों के बिना बच्चा कोई भी एग्जाम अच्छे से स्कोर नहीं कर पाएगा। और आपको बेसिकली बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम का लाइक 24 आवर्स टोटल होते हैं, है ना। इसमें से आप जितना मैक्सिमम टाइम इन कामों के लिए दे सकते हैं आपको देना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके पास अप्रॉक्स 1 मंथ के आसपास बच रहे हैं, इतना ही बच रहा है सर अप्रॉक्सीमेट। और इस टाइम पे बच्चे अगर स्टडी पे, प्रैक्टिस पे, रिवीजन पे ध्यान देते हैं तो आई होप जो हमारा टारगेट है 300 प्लस मार्क्स बच्चों स्कोर करे और जो इनका मेन कैंपस है बिट्स का वहां तक जा सके, तो उनका सपना पूरा होगा तो हमें भी अच्छा लगेगा, है ना। सर आपको क्या लगता है कि अगला इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होगा? मॉक टेस्ट। बिल्कुल काफी ज्यादा रोल प्ले करता है ये आपको अच्छे स्कोर करने में। सर अपन देखो बात करते हैं, कोई भी कंपटीशन एग्जाम होता है ना, मैं तो ये मानता हूं कि विदाउट मॉक टेस्ट अधूरे हैं, उनको अपन क्लियर ही नहीं कर सकते। बच्चा चाहे पढ़ाई करता है माना दिन रात, उसने अच्छे से पढ़ाई की, फॉर्मूला मेमोराइज किए, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी की, लेकिन जब तक वो मॉक टेस्ट नहीं देगा और मॉक टेस्ट देने के बाद जो गलतियां करता है, देखो सर सिंपल सी बात है कि कोई बच्चा गलती मॉक टेस्ट में करे या फिर डायरेक्ट एग्जाम में जाके करे, तो अच्छी बात है ना कि मॉक टेस्ट में वो सारी गलतियां करके अपनी गलतियां सारी सुधार ले। तो सर बताइए एक बार आप कि किस तरह से उसको लाइक मॉक टेस्ट देने चाहिए और क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो बेटा रौनक सर ने एक बहुत अच्छी बात करी कि आप एग्जाम में जाकर के मेन गलती करो, उससे पहले आप गलती करके उसको सुधार लो। बहुत अच्छी लाइन बोली है सर ने। तो मॉक टेस्ट अगर आप प्रैक्टिस करते हो, मान लो डेली भी आप एक मॉक टेस्ट देते हो, तो अब आप सोचो सर कि बच्चे अगर डेली मॉक टेस्ट देते हैं तो कितना क्वेश्चंस वो प्रैक्टिस कर पाएंगे बिट सेट से पहले। गुड अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस वो प्रैक्टिस कर पाएंगे और उन सारे क्वेश्चंस में उनको पता भी चल जाएगा कौन सा पार्ट वीक है, कौन सा स्ट्रांग है। अभी टाइम भी है उसके पास रिवीजन करने का, है ना। उसके बाद सर देखिए मॉक टेस्ट देने से आपको भी पता है कि रियल एग्जाम का फील आता है बच्चों को, है ना। तो ये फील ऑफ रियल एग्जामिनेशन आपको मॉक टेस्ट से पता चलेगा। और सर इसमें कुछ बच्चे लाइक गलतियां करते हैं, जैसे वो सोचते हैं कि ना अभी तो हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, हम क्या करेंगे मॉक टेस्ट देना लास्ट वीक में स्टार्ट करेंगे। तो क्या करते हैं, बहुत बड़ी गलती होती है, जब लास्ट वीक में वो मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करते हैं उसके बाद उनको अपनी गलतियों को दूर करने का टाइम ही नहीं मिलता। तो मैं तो ये बोलता हूँ कि आपका ठीक है, जितना भी सिलेबस हुआ आप 2 साल से पढ़ाई तो कर ही रहे हो या फिर 1 साल से प्रिपरेशन कर रहे हो अच्छे से, जो भी है, तो आपको अभी से मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर देना चाहिए। और जो रिमेनिंग पार्ट रह गया है, तो अगर आप मॉक टेस्ट देते हो तो उसमें अगर मान लो कोई क्वेश्चंस आ गए तो आप वो चैप्टर को पढ़ लो। बिल्कुल सर, वन शॉट बहुत सारे वीडियोस एलएनजे चैनल पे पड़े हुए, तो वन शॉट आप देख सकते हैं, एकदम परफेक्ट है बच्चों के लिए। परफेक्ट है ना सर ये चीजें, है ना। अब देखो इंप्रूव स्पीड एंड एक्यूरेसी, ये बात तो सर आप बच्चे को कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है बीट सेट के लिए, नवीन सर बताएंगे आपको, बिकॉज आपको पता है बेटा एक्स्ट्रा एज मिलता है उसको ना, अगर वो 130 क्वेश्चन विदाउट स्किप करते हुए कोई बच्चा करता है तो उसको एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिलते हैं। तो सर ये बात बताइए बच्चों कितना इंपॉर्टेंट है। सर अभी आपने जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि 3 आवर्स में 75 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं जेईई मेंस में, और यहाँ 3 आवर्स में कितने 130 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो अगर आप पर आवर्स देखेंगे तो सर यहाँ पे आपको ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे बिट सेट के अंदर। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी स्पीड जो है ना, वो काफी अच्छी होनी चाहिए, और वो आप तभी हासिल कर सकते हैं जब तक आप मॉक टेस्ट का प्रैक्टिस करेंगे। और सर एक्यूरेसी तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि एक्यूरेसी रहेगा तभी आपको लाइक अच्छा स्कोर कर पाओगे, नेगेटिव मार्किंग से बचोगे। बिट सेट के अंदर सर तो ऐसा है ना कि हर क्वेश्चन में +3 और -1 ऐसा कल्चर है ना। चलिए ये तो सर बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों के लिए, कॉन्फिडेंस लेवल का काफी हाई होना। कॉन्फिडेंस आपको बेटा कभी भी डाउन नहीं रखना है।
बेटर टाइम मैनेजमेंट, जैसे कि टाइम मैनेजमेंट के लिए अभी थोड़ी देर पहले रौनक सर ने बताया था, क्या बताया था सर आपने, कि स्टडी, प्रैक्टिस और रिवीजन, बिल्कुल ये तीनों चीजों का आपको काफी ज्यादा तीनों चीज सर आपस में कनेक्टेड है। जैसे ही बच्चा देखो, अब बच्चे ना सबसे ज्यादा क्वेश्चन बच्चा का ये होता है कि सर हमसे टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता, तो उसका देखो सिंपल सा आंसर होता है कि जितनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने उतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, धीरे धीरे आपका खुद का ऑटोमेटिक टाइम मैनेजमेंट आपको समझ में आने लग जाएगा कि हम एक दिन में कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो बेटा, अगला है ट्रिक्स एंड शॉर्टकट्स। सर एक चीज बताइए कि 130 क्वेश्चंस आते हैं, उन 130 क्वेश्चंस को 3 आवर्स में सॉल्व करने के लिए बहुत सारे फॉर्मूले बच्चे ने पढ़ा है, क्योंकि इतने सारे चैप्टर्स हैं। तो अगर बच्चे बहुत सारे फॉर्मूले को ट्रिक्स के थ्रू याद रखे तो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। आपका भी कहना, आपका भी ये मानना है सर कि काफी, और कुछ जैसे आपको भी पता है सर, पीरियोडिक टेबल सब पे बहुत तरीके से रौनक सर बहुत अच्छे से याद करवाते हैं पीरियोडिक टेबल वगैरह में, है ना सर, काफी अच्छे से न्यूमेरिक्स अपने पास है ना, तो वो काफी हेल्प करता है बच्चों चीजों को ये मेमोराइज करने में और आपके एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए। और सर यहाँ पे जब लाइक अगर अपन बात करें स्पीड की, तो कोई जब क्वेश्चन आता है एग्जाम में, मान लो उसके पास ऑप्शंस होते हैं, तो ऑप्शन एलिमेंट करके भी कर सकता है, कर सकते हैं। हाँ, तो एग्जाम में अगर आपको कभी ऐसा लगे कि लाइक ये क्वेश्चंस हमसे सॉल्व नहीं हो रहा, आपको 2 ऑप्शंस पता है, तो ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड भी काफी हेल्प करता है सर, है ना। ये भी बात आपने बहुत अच्छी करी कि बेटा जब भी आप एग्जाम में क्वेश्चंस को सॉल्व करो तो रौनक सर की ये बात ध्यान रखना कि अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा लगे कि आपको इसका आंसर नहीं पता है और आपके पास टाइम है, तो आप ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सर, बच्चों को अपने हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। वैसे तो इस टाइम पे सर हम लोगों को भी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, सभी को रखना होता है ना, बट बच्चों आपका एग्जाम है तो आपको ज्यादा इस टाइम पे क्या करना है, अपने हेल्थ का केयर करना है। सर आपको क्या लगता है बच्चों को इस टाइम पे थोड़ा बहुत योगा वगैरह करना चाहिए? सर योगा वगैरह करना चाहिए उनको, थोड़ी बहुत लाइक अगर अपन बात कर सकते हैं, एक्सरसाइज वगैरह भी करना चाहिए। और आपको ऐसा नहीं लगता सर बच्चों को इस टाइम पे अपने दोस्तों से बहुत ज्यादा बात वगैरह फोन कॉल पे नहीं करना चाहिए? देखो मोबाइल तो अपन को पता ही ना सर, एकदम दूर रहना चाहिए उससे, दूर रहना चाहिए इस टाइम पे। अभी बच्चों को ये है कि लाइक अपनी पढ़ाई करो बस, है ना, कोई भी डिस्ट्रक्शन सामने आ रहा है उससे दूर रहो। डिस्ट्रक्शन से रिलेटेड आगे बात करेंगे हम और रौनक सर आपसे मिल करके, बट बेटा एक चीज ध्यान रखना है कि आप थोड़ा सा मेडिटेशन कर लो तो ये बेनिफिशियल रहेगा सर बच्चों के लिए, है ना। और अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा स्टडी आवर हो जा रहा है तो थोड़ा बहुत आप बॉडी का स्ट्रेचिंग भी कर सकते हैं। ठीक है सर, मैं चाहता हूं कि आप बताइए कि बच्चों जो आज के डेट में है उनके पास मोबाइल्स होता है, डिस्ट्रक्शंस के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, है ना, तो वो अपने डिस्ट्रक्शंस को कैसे कम कर सकते हैं और जो उनका टारगेट है 300+ मार्क्स स्कोर करने का बिटसेट के अंदर, वो अचीव करें। तो सर कुछ बताइए इसके बारे में। सर अभी अपन जानते हैं कि ना बच्चों के लिए कभी कभी इंपॉर्टेंट चीजें के लिए जैसे ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है तो मोबाइल जरूरी हो जाता है। तो मैं बस उनसे कहना चाहूंगा कि आपके ओनली जब फॉर एग्जाम्पल कभी आपको पढ़ाई करनी है, कुछ मान लो बच्चों को ऑनलाइन पेपर देना होता है सर, तो कभी कभी बच्चे मोबाइल का यूज करते हैं, लाइक कुछ बच्चे लैपटॉप का करते हैं, कुछ मोबाइल का करते हैं। उसके अलावा बच्चों को मोबाइल एकदम दूर रख देना चाहिए कि अपन एक बार आप टेस्ट पेपर दे लिया, अब मोबाइल को एकदम दूर रख के पढ़ाई करो। बेसिकली ऐसे गैप बनाना चाहिए, जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेट 3 आवर्स पढ़ाई कर रहा हूँ या 2 आवर्स 3 आवर्स, जैसे बच्चे की अलग अलग कैपेसिटी होती है सर, तो इनको ऐसे बनाना चाहिए कि मैंने आज 2 आवर्स का रेगुलर पढ़ाई करूंगा, उसके बाद ही लाइक मोबाइल टच करूंगा या फिर खाना वाना जो भी है। तो ऐसे अगर बच्चे लाइक 2 या 3 आवर्स की स्ट्रेटजी बनाते रहेंगे खुद से, तो उसमें उनका एक तो डिस्ट्रक्शंस कम हो जाएगा और इजीली अपने टॉपिक्स भी कवर कर पाएंगे। बिल्कुल, तो मतलब सर का ये कहना है बेटा कि आप मोबाइल फोन को बहुत ही कायदे तरीके से यूज करो, ऐसा नहीं कि जब मन तब स्क्रॉल कर रहे, रील्स देख रहे, ये सब चीजें नहीं है। देखो अपन जानते कि ये ना रील्स देखने से बच्चों की जो मेमोरी पावर कितनी कम हो जाती है, पेशेंस लेवल कम हो जाता है सर। बिकॉज 15 सेकंड की रील बच्चे से जैसे उसको पसंद नहीं आती स्क्रॉल कर देता है, तो देखो ना सर उससे पेशेंस लेवल कम होता है। जबकि अपन को जो अपन क्वेश्चन सोल्व करते हैं सर, कितना ज्यादा पेशेंस चाहिए होता है उनमें, बहुत ज्यादा क्रिटिकल थिंकिंग चाहिए होती है। तो वो देखो सर उससे माइंड पर तो नेगेटिव इफेक्ट तो होता ही है, क्योंकि सर क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मेरा ऐसा मानना है सर कि आपको कंसंट्रेशन काफी हाई होना चाहिए, क्योंकि हर डेटा को आपको रीड करना पड़ेगा, तुरंत फॉर्मूले को रिकॉल करना पड़ेगा, तभी जाकर के आप किसी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर पाएंगे, है ना। बिल्कुल सर, ठीक है। और एक्चुअली ये भी है सर कि एग्जाम 3 आवर्स का है तो उनको 3 आवर्स प्रॉपर बैठ करके पढ़ना ही चाहिए, बीच में कोई फोन कुछ भी, क्योंकि एग्जाम हॉल में तो उनको फोन दिया नहीं जाएगा सर, है ना। ये चीज सर, तो कुछ और बताइए बच्चे क्या कर सकते हैं। और तो देखो अपने पास यहाँ पर है कि वो अपने फोन का उनको नोटिफिकेशन ऑफ रखना चाहिए। जैसे मैंने बताया ना कि एक बार उनका टेस्ट पेपर वगैरह सब कुछ हो गया, दे लिया, तो जैसे आपने बताया कि जब एग्जाम आपका 3 आवर्स का है तो आपको उसकी प्रैक्टिस तो करनी ही चाहिए। बिल्कुल 3 आवर्स की प्रैक्टिस उनको रेगुलर प्रैक्टिस होनी चाहिए। बिल्कुल सर। और सोशल मीडिया सबसे दूर रहना चाहिए, जितने भी सोशल मीडिया वगैरह प्लेटफॉर्म है आप इनसे अभी दूर रहिए। 1 मंथ के बाद कॉलेज में जाने के बाद आपको करना है तो कर लो, है ना, अभी नहीं करना चाहिए आपको इस टाइम पे, है ना।
देखो कैसे ये पढ़ रहा है, ऐसे ही पढ़ना चाहिए, है ना। हम लोग भी ऐसे ही पढ़ते थे, ठीक है, एकदम अपने कंफर्टेबल स्टडी प्लेस में। बिल्कुल। तो सर आपको क्या लगता है बच्चों को लास्ट में अपने डे का एनालिसिस पूरी तरीके से करना बिल्कुल चाहिए? सर, बच्चों को देखो ना, अपन भी जानते हैं कि ना, बच्चे मेरा सोचते हैं सर जो हम टाइम टेबल बनाते हैं वो हमारा कभी पूरा नहीं हो पाता। नहीं होता। आज हमने टारगेट सेट किया कि ये करेंगे, वो कभी नहीं कर पाते हैं कभी बच्चे। नहीं कर पाते, बट exactly। कोई दिक्कत नहीं, आप एनालाइज कीजिए कि आपने एक तो ना जो भी आपकी लिमिट होती है उससे ज्यादा भी आप मत बनाइए, कि जो आपकी लिमिट होती है उतना ही टाइम टेबल बनाइए कि कितना पढ़ाई कर सकते हो। लेकिन फिर भी सर ने एक बहुत अच्छी बात बोली कि बेटा आप ऐसा मत सोचो कि लाइक हम 10 घंटे की बना देते हैं, आज आप 8 आवर्स का ही बनाओ सर। हाँ। बट अगले दिन आप कोशिश करो इसको 8 आवर्स 30 मिनट करें, है ना। और वो आप तब कर पाओगे जब आपने आज के दिन का प्रॉपर पूरी तरीके से एनालिसिस कर रखे हो, है ना सर। तो सर अब बताइए, कुछ आप बता रहे थे। एक तो वही सर बच्चों को एनालिसिस करना ही चाहिए कि आज उन्होंने क्या क्या पढ़ाई की, और एक और कि जब वो बेड पे जाए तो उससे पहले भी उनको अगले दिन का शेड्यूल बनाना चाहिए सर। बना, ये भी बहुत अच्छी बात सर ने बोला कि बेटा जब आप अगले दिन की तैयारी के लिए सुबह उठोगे उससे पहले, सोने से पहले आप अपनी पूरी तरीके से नेक्स्ट डे का प्लानिंग कर लो। बहुत अच्छी बात बोली। और जो आप लाइक मिस्टेक्स करते हो, जैसे मैंने बताया कि अगर आपका कोई चीज कंप्लीट नहीं हो रही तो सबसे पहले तो आप चेक कीजिए कि आपने जो लाइक टारगेट सेट किया था वो सही था ना। एक तो बच्चे कभी कभी क्या करते हैं कि ज्यादा टारगेट सेट कर लेते हैं, वो भी पॉसिबल नहीं हो पाता। ठीक है, किसी के लिए नहीं, हम लोग के लिए भी नहीं होता है सर कि अगर हम लोग भी जितना कर सकते हैं उतना ही हमें बनाना भी चाहिए, और उसी को डे बाय डे इंप्रूव करते रहना चाहिए, है ना। तो वही सर, अपने एक तो अच्छा एनालिसिस करना चाहिए, और जो अपने मिस्टेक्स है उनको सीखना चाहिए कि उन्होंने क्या क्या गलतियां की आज, तो ताकि वो रिपीट ना करें, है ना। बिल्कुल सर मेरा ऐसा मानना है कि इस टाइम पे बच्चों को अपने कॉन्फिडेंस को लो नहीं रखना। आपको अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बेटा बहुत ही ज्यादा हाई रख करके चलना है, ठीक है। बाकी आपके सराउंडिंग्स में क्या हो रहा है इन सब चीजों पे ध्यान नहीं देना। और जो आपका एग्जाम है सर, आप क्या सजेस्ट करोगे सर इस टाइम बच्चों को? उनको कोई प्रेशर लेना चाहिए एग्जाम का? नहीं, बिल्कुल नहीं सर, क्योंकि अपन को पता है कि उनको बीट सेट का एग्जाम देना है, तो ये मान के चलो कि आपने अच्छे से पढ़ाई की पूरे साल और अच्छे से उसका बस रिवीजन करके अच्छे से जाना है, तो पूरा कॉन्फिडेंस रखना है। किसी भी तरह का क्वेश्चन आए केयरफुली इसको रीड करना है, राइट। अगर आप में कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा तो कभी कभी आप क्वेश्चन को देखते डर जाते हो। बिल्कुल। तो इस टाइम पे जैसा कि बेटा लिखा हुआ है कि आपको एग्जाम का कोई बहुत ज्यादा प्रेशर आपके सर पे हावी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि एग्जाम जब आप दे रहे होंगे तो आता हुआ क्वेश्चंस भी जनरली गलत हो जाता है सर, है ना। मतलब ऐसे देखे हो जैसे कोई नॉर्मल मॉक टेस्ट देके आए हो, नॉर्मल पेपर देगा। और ये आदतें मुझे ऐसे लगता है सर तभी डेवलप हो पाएगा जब बच्चे प्रैक्टिस मॉक टेस्ट के अंदर बहुत अच्छे से कर रहे हैं, है ना। काफी नंबर ऑफ अमाउंट्स में अगर वो मॉक टेस्ट दे रखे हैं तो आपके ऊपर प्रेशर नहीं आएगा, आप यकीनन मानिए, ठीक है सर। इस टाइम पे बच्चों को अपने मार्क्स, सिलेक्शन और रैंक के बारे में भी वरी नहीं होना चाहिए। हाँ सर, मैंने भी देखा ना, अभी बच्चे इसी टाइम पर जबकि उनका एग्जाम नियर है ये पूछते रहते हैं सर लाइक कौन सा कॉलेज बढ़िया रहेगा, इतने मार्क्स पे कितने रैंक आ जाएगी। अभी आपको बेसिकली अपने जो एग्जाम आने वाला उस पर फोकस करो। जब एक बार आपका सारा एग्जाम कंप्लीट हो जाए उस पर फिर अपन बैठ के बाद में डिस्कस करेंगे ना कि आपके लिए लाइक कितने रैंक आ सकते हैं, इतने मार्क्स पे आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है। तो सर ये बात की बात है, ये बात की बात है। अभी जैसे हम और रौनक सर ये पीपीटी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर रहे थे, तो वहां पे एक बच्चे का फोन भी आया था रौनक सर के पास कि सर पता नहीं बिटसेट का पेपर आने वाले हैं, मेन कैंपस मिलेगा बिट्स का या नहीं मिलेगा। तो उस टाइम भी हम लोगों ने उन बच्चों को यही गाइड किया कि बेटा इस टाइम पे आप मार्क्स, रैंक, इन सिलेक्शंस के बारे में मत सोचो, आप अपना बेस्ट एफर्ट दो। क्यों सर, बच्चों को हम लोगों ने यही गाइड किया था उस टाइम पे। अब देखो क्या है बेटा कि रिलैक्स एंड गिव योर बेस्ट शॉट। आप बिल्कुल एक कूल एंड काम माइंड से अपनी तैयारी करो। जिस दिन एग्जाम होगा आप अपना बेस्ट दे करके आओ, उसके बाद आपके पास प्रॉपर पूरा टाइम है कि आपको एग्जाम के अंदर कैसा परफॉर्म किया, कौन सा क्वेश्चंस मिले, मतलब कितने रैंक आपके आ रहे वो उसके बाद सोचो, पहले मत सोचो, है ना सर। बिल्कुल सर। चलिए तो सर आई थिंक अब बच्चों को ऑल द बेस्ट बोलने का टाइम आ चुका है अपने साइड से कि हम लोगों ने जो भी बात करी बेटा इन सारे पॉइंट्स का आपको इस टाइम पे ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो बच्चों हम दोनों ही सर के तरफ से, ठीक है, ऑल द बेस्ट बच्चों।